Good morning everyone. Myself Pinky Yadav, Assistant Professor, Department of Sociology, BDM Girls PG College सिकोहाबाद फिरोजाबाद आगरा। मैं आज समाजशास्त्र विषय के उद्भव और उसके विकास के बारे में बात करूंगी। समाजशास्त्र विषय के बारे में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट बी रिस्टी। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1917 में जो आई थी उसमें कहते हैं कि समाजशास्त्र एक नवीन विषय है जबकि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो हम समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र बहुत अधिक पुराना विषय नहीं है जैसे कि अन्य विषय हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो थोड़ा पुराने हैं बजाय समाजशास्त्र के। समाजशास्त्र का उद्भव जो है वो 1838 का है और ये फ्रांसीसी समाज अर्थात यूरोपीय समाज की देन है। और इसके पृष्ठभूमि में दो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ रही हैं। औद्योगिक क्रांति 1760 जो कि इंग्लैंड में हुई थी, दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कपास और खनन के क्षेत्र में, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा दिया, एक नए समाज का निर्माण किया। और दूसरी फ्रांसीसी समाज, जिसने फ्रांसीसी व्यवस्था को, फ्रांसीसी समाज को एकदम बदल कर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति से केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि कुछ मूल्य उसके ऐसे रहे हैं जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हुआ है, जिसमें से हमारा संविधान ने भी वहाँ से भाईचारा, समानता, बंधुता और भ्रातृत्व जैसी अवधारणाओं को लिया है। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्र के उद्भव के लिए दो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ रही हैं, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इन क्रांतियों के बाद जो समाज उद्भव हुआ, जिस समाज का जो समाज उत्पन्न हुआ वो एक आधुनिक समाज था, प्रजातांत्रिक मूल्यों और तार्किक मूल्यों से संचालित होने वाला समाज था। इससे पूर्व जो फ्रांसीसी समाज था वो एक परंपरागत समाज था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वहाँ पे भूमि और परिवार का विशेष महत्व था, अंधविश्वास थे, राजा का विशेष महत्व था। और अगर हम कहें कि फ्रांसीसी समाज व्यवस्था कैसी थी तो उसमें 3 स्टेट माने जाते हैं, 3 मुख्य वर्ग थे जिसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम संपत्ति वर्ग, द्वितीय संपत्ति समूह और तृतीय संपत्ति समूह। तो प्रथम संपत्ति समूह में जो था वो राजा था और सैनिक थे, राजा और सेनापति। दूसरे में जो था वो उसमें पादरी वर्ग रहता था। पादरी वर्ग सबसे कम काम करता था और सबसे अधिक खाता था, सबसे अधिक उसके पास सुविधाएं थीं। और जो तृतीय वर्ग था वो मजदूरों का, शिल्पकारों का, कामगारों का था। ये वर्ग सबसे अधिक कार्य करता था लेकिन सबसे कम सुविधाओं में रहता था और सबसे परेशान रहने वाला वर्ग था। इसके अलावा भी एक वर्ग है जिसे सर्फडम या अर्धदास कहा जाता था, जो दासों की स्थिति थी। इन तीनों वर्गों के बारे में किसी ने कहा है कि फ्रांसीसी समाज में राजा युद्ध लड़ते हैं, पादरी पूजा करते हैं और तीसरा जो वर्ग है कामगार वर्ग है, तीसरा स्टेट जो है वो इन सभी के लिए धन जुटाता है और सबसे परेशान रहता है। तो ये यूरोपीय समाज था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था थी, परिवार का बहुत अधिक महत्व था और अंधविश्वास थे। लेकिन इन दो जो क्रांतियाँ हुई थीं, इन क्रांतियों के पूर्व भी फ्रांसीसी समाज में कुछ प्रबुद्ध वर्ग जो था उसने इन क्रांतियों को होने में विशेष भूमिका निभाई, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये कुछ ऐसे विद्वान रहे हैं। ऐसे नहीं कि रातों रात ये क्रांतियाँ हो गई हों। इन विद्वानों ने उन लोगों में तार्किक विचारों को रखना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्रांतियाँ रातों रात नहीं घटित हो गई थी। हम आगे बढ़ेंगे तो इन दो क्रांतियों के बाद जिस फ्रांसीसी समाज का उद्भव हुआ, उत्पन्न हुई, वो फ्रांसीसी समाज एकदम बदला हुआ था। और ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही था, क्योंकि परिवर्तन हुआ था तो परिवर्तन में बहुत चीज़ें डवाडोल थी, अव्यवस्थाएँ बहुत थीं, समस्याएँ बहुत थीं। औद्योगिक क्रांति के बावजूद उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था, महिलाएं घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी थी, पूंजी का महत्व बढ़ने लगा था। तो ये चीज़ें हुई, इन चीज़ों ने समाज को एक अव्यवस्थित कर दिया था कि कैसे समाज को संभाला जाए।
उस समय जो अन्य विषय थे जिनसे हम समाज के बारे में जानकारी जुटाते थे, जानकारी रखते थे, वो पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम नहीं थे। तब एक नए विषय की कल्पना की गई, आवश्यकता महसूस की गई कि भाई कोई ऐसा विषय लाइए जिससे हम समाज के बारे में एप्रोप्रिएट जानकारी रख सकें, सूचनाएं हमें मिले। अगर हमारे पास जानकारी होगी, समस्या हमें पता होगी कि कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है, तभी हम उसका निदान खोज सकते हैं। और उसके लिए एक ऐसा विषय चाहिए था जो केवल उन घटनाओं का, उन जानकारियों का एक वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। तो उस समय 19 जनवरी 1798 को समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे का जन्म होता है और वो आगे चलकर बहुत ही कम उम्र में 1822 में ही अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर एक पहले ही पुस्तक लिखते हैं, द प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी करके। और उस पुस्तक में वह सोसाइटी के लिए एक ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस तरह से समस्याएं हैं और उनका कैसे निदान किया जाए। तो हालांकि उनकी गुरु से बनी नहीं और उनसे वो अलग हो गए और आगे चलकर वो इस पे काम लगातार करते रहे। और 1830 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 6 खंडों में पब्लिश थी 1830 से 1842 तक। इसी पुस्तक में 1838 के दौरान उस समय में उन्होंने समाजशास्त्र विषय को नाम दिया। हालांकि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द बाद में आया, पहले उन्होंने इसको सोशल फिजिक्स नाम दिया था। सोशल फिजिक्स जो है वो बाद में किसी बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने इसका यूज कर लिया तो उन्होंने इसको हटा दिया, फिर इसको सोशियोलॉजी रखा। हालांकि सोशियोलॉजी पे भी बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं की कि यहाँ पे एक फेमस आलोचक थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र किन 2 भाषाओं की अवैध संतान है। तो सोशियोलॉजी जो टर्म है वो लैटिन और ग्रीक से बना हुआ है। लैटिन भाषा से जो है वो सोशियस शब्द है जिसका अर्थ समाज हुआ, और ग्रीक भाषा का है हमारा लोगस। तो समाजशास्त्र 2 भाषाओं के योग से बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक, अर्थात वह विषय जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगली क्लास में हम आगे का पढ़ाई पढ़ेंगे।